पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है। क्या हमने तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर कदम रख दिया है? खबर ही कुछ ऐसी है जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों में भूकंप ला दिया है। अमेरिका और इजराइल के साझा हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। ये केवल एक नेता का अंत नहीं बल्कि मध्य पूर्व के उस ज्वालामुखी के फटने जैसा है जिसकी लपटें वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम और तेहरान तक सबको अपनी चपेट में ले लेगी। सवाल कि ईरान का उत्तराधिकारी कौन? खामनेई के बाद क्या ईरान में गृह युद्ध छिड़ेगा या सत्ता की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में होगी? सवाल यह भी कि क्या घायल ईरान अब अपने अंतिम हथियार यानी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा? ईरान ने पहले ही कसम खाई थी कि वो अपने नेताओं की मौत का बदला भयानक तरीके से लेगा। अब जब बात सीधे सुप्रीम लीडर तक पहुंच गई तो क्या तेहरान का अगला कदम दुनिया को परमाणु राख में तब्दील कर देगा? क्या खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकाने अब ईरान के सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर हैं? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इस समय जो माहौल है देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल कि जिस तरह से बयानबाजी आ रही है वो युद्ध करने रोकने के उसमें नहीं है। उन्होंने वार्निंग दी कि आपने और किया तो हम बहुत कड़ी बमबारी करेंगे। और ईरान ने भी अपने सुप्रीम लीडर खामनेई की मृत्यु पर काफ़ी क्षोभ व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस समय में शांति की गुंजाइश नहीं लग रही और अमेरिका और इजराइल वहाँ पर रेजिम चेंज की बात करवा के ही रहेंगे, उसके बिना शायद वो नहीं रुकेंगे। अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब की शहादत की खबर आई है। पूरे मिल्लत तशय्यो के लिए बहुत अफसोस और गम की बात है। बहरहाल जितना भी गम मनाया जाए कम है, मगर शहादत अहले बैत की मीरास से भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ईरान इसका जवाब देगा। ऑल इंडिया शिया फसला बोल ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी टूरिस्ट के लिए बंद रहेगी और पूरी तरीके से 3 दिन तक के गम मनाया जाएगा। इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेहमान जुड़े हैं, परिचय कराते। निप कुमार मेहता जी, डिफेंस एक्सपर्ट, मौलाना कुकब मुस्ताबा, अध्यक्ष उलेमा फाउंडेशन, रंजन महाजन जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। निप कुमार मेहता जी, भविष्य क्या है खाड़ी देशों का? और ये कहे कि जो अब रिजीम चेंज होने वाली बात हो रही है, ये कहां तक थमेगा? क्या कह सकते हैं अमेरिका थमेगा, इजराइल थमेगा, ईरान थमेगा? देखिए इस जहां तक जो अभी तक युद्ध हुआ है इसमें दोनों साइड से ने अंडर एस्टिमेट किया है अपोजिट पार्टी को। अमेरिका ने सोचा कि खुमैनी मर जाएगा तो रजीम चेंज हो जाएगी, वो नहीं हुआ। खुमैनी के मरने के बाद भी जो लोग बचे हुए हैं वो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि सत्ता परिवर्तन होगा। दूसरी अंडर एस्टिमेट अमेरिका ने किया, यूएस ने सोचा भी नहीं था कि ईरान 11 देशों के ऊपर जहां उनके बेसस सब जगह पे अटैक करेगा। ईरान ने क्या अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने नहीं सोचा था कि खुमैनी को 24 घंटे के अंदर अंदर पहले ही मार दिया जाएगा। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इंटेलिजेंस फेयर इतनी होगी कि एग्जैक्ट लोकेशन खुमैनी और उनके सब लीडर्स की टॉप कमांडर्स और लीडर्स की वो अमेरिका को पता होगा, जिससे वो पिन पॉइंट अटैक कर सके। ये दोनों तरफ से फेलियर हुए हैं। अब मिस्टेक क्या हुई है? यूएसए का बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि उन्होंने दुबई और बाकी जो अपने बेसिस है वहां पे सेफगार्ड नहीं किया, उनकी एयर डिफेंस को नहीं बचा सके, ईरान के अटैक से नहीं बचा सके। ईरान अपनी विल के ऊपर जहां चाहता था, जहां चाहा उसने अपने फुल खलीफा तक पहुंच गया, अटैक कर सका। ये अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरा, अमेरिका ने खुमैनी को खत्म करने के बाद पीस बम फेंक के उनको खत्म कर दिया, लेकिन बाकी उसके साथ जो लोग थे उनको खत्म नहीं किया, वो इंश्योर नहीं किया, वो भी करना चाहिए था।
ईरान ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करी, सबसे बड़ी गलती क्या की, उसने अपने आप को एक्सपोज़ करके 11 देशों के ऊपर 10-11 देशों के ऊपर साइमल्टेनियसली अटैक कर दिया। उसने क्या मिला? उसको चाहिए था कि सिर्फ़ अमेरिका और इज़राइल के ऊपर फ़ोकस करता। जितने उसने 800-900 मिसाइल फेंके और इतने सारे ड्रोन चलाए हैं, अगर वो डेडिकेटेड अटैक करता इज़राइल के ऊपर और अमेरिका के ठिकानों के ऊपर, तो उनको उसको फ़ायदा होता। लेकिन उसने वो नहीं किया। वो 2 महीने से वो बोल रहा है कि उसके पास क्षमता है ईरान के अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला करने के लिए। वो उसने पहले नहीं किया, अब जाके किया है। यही अगर सारा डेडिकेटेड अटैक यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पे किया होता तो रिजल्ट शायद अलग होता, अमेरिका को झटका नहीं, लगता। कई चीजें निकलकर सामने आई। ये उम्मीद भी नहीं थी हमें लगता है कि ईरान को, क्योंकि यही कहा जा रहा कि बातचीत का दौर चल रहा है, बातचीत होगी, कुछ पॉजिटिव परिणाम निकलकर सामने आएंगे। रंजन महाजन जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर हम लोग खड़े हो चुके हैं क्या, या कदम रख दिया है क्या? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाएगा, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो इसमें जंप करने के चांस हैं, लाइक रशिया, चाइना एंड जो ईरान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए हैं, बाकी तो अमेरिका और इजराइल की तरफ हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। हालांकि उनके सारे इंटेलिजेंस या इक्विपमेंट या मिसाइल को मिसाइल टेक्नोलॉजी को और स्ट्रांग करने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा। ये अगले 4-5 दिन में कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अमेरिका ने, देखो ये वॉर है और इसकी वॉर गेमिंग बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से तो बहुत डिटेल में हुई है, ईरान ने भी कर रखी है। तो ये अभी ईरान ने, जैसे आप पहले स्पीकर बता रहे थे कि इन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर हमला करके गलती की है, ये उनकी एक स्ट्रेटजी भी काफ़ी मुशक्क़त की थी कि किस तरीके से हमारे ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारी सपोर्ट में आए। वो नहीं हुआ, तो ईरान के पास कोई चॉइस नहीं था। ईरान को भी पता है कि अब हमारे पास जो सेकंड हमला है, पहला हमला 2025 में हो चुका है, जिसमें लास्ट में अमेरिका आया था बॉम्बर्स को लेके और न्यूक्लियर को डाउन किया था। तो अभी ईरान को मालूम था और इनका बिल्कुल क्लियर एम है, स्ट्रेटजिक एम, मिलिट्री एम। मैं रंजन महाजन जी, एक चीज आपसे भी समझना चाहता हूं इसमें। ये जो बार बार कहा जा रहा था ना कि भाई न्यूक्लियर देश नहीं बन सकता, न्यूक्लियर देश नहीं बन सकता, अभी तक ये सारी चीजें निकलकर सामने भी नहीं आई है। नहीं, न्यूक्लियर देश तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि अमेरिका को पूरी इसकी इंटेलिजेंस है। जिस तरीके से विद इन 60 सेकेंड्स उन्होंने पहली ही स्ट्राइक में खमैनी को और उसके साथ काफ़ी 5 या 6 बहुत हाई लेवल लीडर्स को इन्होंने शहीद कर दिया है। उसका इल्म उनको नहीं था। ये बहुत बड़ा डिसेप्शन अमेरिका ने हासिल कर लिया। अभी आपकी जो बात न्यूक्लियर की तरफ आता हूँ, तो न्यूक्लियर का उनको क्लियर इंटेलिजेंस है कि नहीं, हालांकि ये सिम्टम्स से कुछ यूरेनियम में कुछ इस तरीके से पाया गया था कि कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब के नज़दीक तो नहीं पहुंच रहे। तो इसी वजह से वो सेकंड वजह थी। फर्स्ट वजह है रजीम उनकी बात नहीं सुन रही थी, और ये आयतुल्लाह खमैनी के नीचे जो बहुत स्ट्रांगली अमेरिका को अपोज किया जा रहा था, वो अमेरिका को पसंद नहीं था या उनके हक में नहीं था। तो अमेरिका ने अपना स्टैंड लिया। और थर्ड थिंग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गई थी। इसका मतलब है उनको अपना रहने की, क्या वो रह पाएंगे कि नहीं, वो थ्रेट आ चुकी थी। क्या उनको ऊपर तो ऐसा हमला नहीं हो जाएगा कि इजराइल नक्शे से मिट जाए। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रियल थी। इसको निकालने के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ा। नहीं, वो तो कहते हैं छोटा शैतान बड़ा शैतान। नहीं, वो छोटा शैतान बड़ा शैतान दोनों हैं, मगर ठीक है, आते हैं आपके पास रंजन जी। मौलाना साहब, ये खाड़ी देश में जो हो रहा है वो दर्शा क्या रहा है? नमस्कार, आदाब। आज शिया समुदाय और मुस्लिम समुदाय और इंसानियत के लिए बहुत ही दुख का दिन है। आवाज आ रही है मेरी आप तक? आ रही है। बहुत ही दुख का दिन है। कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है और कुछ की समझ में आ जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो जिसका सपोर्टर होता है वो उसके लिए कुछ ना कुछ कहता है।
और जो सच बात कहता है उसको भी लोग पसंद नहीं करते। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन कल सुबह अटैक किया गया, हमला किया गया, और उसमें रहबर मुअज़्ज़म जिनको हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, सैयद अली खामनेई, उनका निधन हो गया और वो शहादत पा गए। ये शहादत बगैर किसी बात किए हुए हमला कर दिया गया। कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तैयारियां चल रही थी, उसी में ये सब कुछ किया है इजराइल और अमेरिका ने, जो पूरी दुनिया के खिलाफ है। जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान इसको झेलता चला आया है, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आके कश्मीर में हमला कर देते हैं, जब वो होता है, पुलवामा में घटना हो गई तो हम कहते हैं कि पता नहीं चला, हुआ नहीं, और ये है। हमें मालूम है कि यहाँ भी हमले होते हैं। आतंकवादी का यही मिजाज होता है कि मैदान में आके तो लड़ता है, लेकिन अपने हमले करने के लिए, अटैक करने के लिए वो सूचना नहीं देता है। वो उसने अपना काम पूरा किया है। मगर जो लोग नहीं जानते कि सैयद अली खामनेई कौन थे और ईरान और भारत का रिश्ता क्या है, उन्हें पहले सोचना चाहिए। टीवी चैनलों पर बैठ के हम लोग रोजाना बात करते हैं कि भारत माता माता है, भारत। ठीक है, भारत का क्या लेना देना। एक दौर भी ये भी था कि इजराइल को मान्यता देने वाला ईरान भी था, उसमें क्या है, उनके भी संबंध बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, वही मैं बात कह रहा हूँ। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, हम ये बातें कहते हैं कि अखंड भारत कहाँ तक है, कैसे है, सारी बातें हैं। ये अपने अपने ताल्लुकात हैं कि कब बिगड़ जाते हैं और कब बन जाते हैं हुकूमतों के। लेकिन किसी सियासी रहनुमा का नाम सैयद अली खामनेई नहीं है, बल्कि वो एक रहबर थे, लीडर थे, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में शोक का माहौल बना हुआ है। ये हरकत जिस तरीके की हुई है, ये किसी भी इंसान के आपसे एक सवाल भी है, मैं इसे ना शिया के, ना सुन्नी, ना वहाबी, मैं किसी हनफी, किसी उससे नहीं देख रहा हूं नजर से, मैं एक इस्लाम की नजर से देख रहा हूं। इस्लामिक कंट्री कहां एक है, यूनाइट कहां है? आप देखिए ना क्या स्थिति बची हुई है, आप इसे देखिए, क्या संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। इस्लाम की जो बहुत सी कंट्रियां हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं, वहां से बहुत से मुल्कों से आतंकवादी आते हैं। जब भी यही सवाल होता है, आज भी यही सवाल हो रहा है। दो फाट नहीं, बल्कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के विरोध में है, और इधर वो, उसमें थोड़ी सी कोई गलती नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अंदर जाके देखेंगे तो फिलिस्तीन के मसले के ऊपर जो ईरान बोल रहा था, वो पहले दिन से बोलना नहीं चाहिए था। उन्हें बोलना चाहिए था कि जिनके रवाबित सही थे। आपने सुन्नी शिया की बात कही है, तो मैं उस पर ये बात कह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। लेकिन होते होते मामला आगे तक बढ़ता चला गया। ये हमारा मुल्क दुनिया को बताता है कि अगर अमन और शांति का सही पैगाम दिया जाता है, तो भारत में जिसकी भी सरकार हो, भारत की धरती से जाता है, भारत की आबो हवा से जाता है, भारत के प्रधानमंत्री जी से जाता है, राष्ट्रपति जी से जाता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमन क्या होता है, शांति क्या होती है, लेकिन वहां अमन और शांति के पैगाम नहीं दिए जाते हैं। ईरान के बारे में मैं क्लियर तरीके से, इराक के बारे में, यहाँ अमन और शांति होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी देखा जाए पूरी दुनिया में कि जिसको मार दिया जाता है, क्या उसकी कोई खता भी है, क्या बेखता के? आज अभी बहुत अच्छी बात कही, कहाँ थे वो बम जो बनाए जा रहे थे, उनका पता नहीं लगाया, सिर्फ इस बात के ऊपर मार दिया कि ये बना रहे हैं। वो जासूसी, वो बातें, वो सारी थी। सिर्फ मैटर ये था कि ईरान का तख्ता पलट दिया जाए, और वो तख्ता अभी तक तो पलटा नहीं गया है। शहादत हो गई है, शहादत का बदला कौम, मिल्लत, इंसानियत लेगी। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले जो इशारा आपका भी है नृप कुमार जी, जो इशारा है, देखिए अब इजराइल भी किस तरीके से परेशान है उसकी चर्चा नहीं की जाती है। बहुत देश तो अभी भी मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये लड़ाई है उनकी, लेकिन भारत से क्या उम्मीद की जा सकती है? दोनों देश रहे हैं, इजराइल भी और ईरान भी, दोनों देशों के साथ भारत का रिलेशनशिप अच्छा रहा है। इजराइल से भी हमारे पुराने रिलेशनशिप है, कभी खराब नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम और बेटर हुए हैं, प्रीवियस रजीम में नहीं, गवर्नमेंट में नहीं था। लेकिन इजराइल हमारा एक बहुत बड़ी बात है, मैं एयरफोर्स में सर्व किया, मैं जानता हूं इजराइल ने इंडियन एयरफोर्स को वेपन देने में, एयरक्राफ्ट देने में जितना सपोर्ट किया है, और अपना
साइंसिंग जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है किसी और देश ने नहीं करी। इवन रशिया ने भी उतनी नहीं करी, अमेरिका ने तो खैर करी ही नहीं है। तो वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सपोर्ट किया है इसराइल ने हमारे देश को, इस बावजूद इस बात के कि हमने उनको नहीं किया। 65 वार हो, 71 वार हो, हमेशा, और इवन कारगिल वार में इसराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। वेयर ईरान ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। इवन ऑपराक्रम में भी हमारा सपोर्ट किया इसराइल ने। कारगिल वार का जो नतीजा निकल के आया वो कभी ना होता अगर इसराइल हमको वो बॉम्ब ना देता, वो मिराज 2000 के लिए जो उसने बॉम्ब दिए हैं वो ना दिए होते। हमारा इसराइल के साथ बहुत अच्छा और क्लियर रिश्ता रहा है। ईरान हमारा सपोर्ट कभी नहीं किया। ईरान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। तो इस समय ईरान को के पास न्यूक्लियर वेपन होना वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तो है ही, अब मिडिल ईस्ट के लिए वो अच्छा एक, नहीं एक, है। एक, एक वो चीज साबित कह रहे कर हैं, दिया ईरान ने उनके ऊपर हमला करके। एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि वो शांति के साथ रहने वाला देश, ये बताने की कोशिश हो रही है। और इसराइल क्या है सब जानते हैं। तो ये हूती, हिजबुल्ला, इसके अलावा और भी हैं, उनके लिए कभी दो शब्द नहीं फूटते। ईरान हमेशा टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है जो हमारे देश के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर हमला करते रहे हैं। और ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो शांति प्रिय रहने वाला ही नहीं है। उसने सारे 11 देशों के ऊपर हमला कर दिया। उन 11 देशों का क्या गलती है? उन्होंने सिर्फ अपना बेस, अपनी धरती दी है अमेरिका को बेस के लिए, लेकिन ये उनके ऊपर अटैक करके उसने साबित कर अलग थलग पड़ गया। ये तो 14 कंट्रीज टू 1 हो गया। 15 देश इस युद्ध में इन्वॉल्व है। उसमें ईरान एक अकेला खड़ा है और 14 देश दूसरी ओर खड़े हैं। चाइना और रशिया भी उसके ऊपर डायरेक्टली सपोर्ट कर ही नहीं रहे, धीमी धीमी आवाज में बोल रहे हैं। दोनों देश, अमेरिका, चाइना और रशिया, पहले अपने मकसद को देखेंगे। और बड़े, चाइना का फंडा बड़े क्लियर है, जो उनके देश के लिए हित में है वो ही करते हैं। और ईरान को खुला सपोर्ट करना चाइना के हित में नहीं है, वो कभी नहीं करेगा। बीच में बोला जाएगा सपोर्ट करेगा, मॉरल देगा। ईरान को क्या मिला? इन 11 देशों के हमला करने की बजाय अगर खाली इजराइल के ऊपर करता और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका की आर्मी के ऊपर करता तो वो बेटर होता। ये उसने बहुत गलती करी है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी भी, और दूसरी बात, अमेरिकन एयरफोर्स अभी तक यूज नहीं हुई फुल फ्लेज। जब अमेरिका ने फुल फ्लेज एयरफोर्स अपनी यूज कर ली, तब ईरान का जो बचा खुचा है वो सब खत्म होगा। ईरान के लिए लॉन्ग रन में यही अच्छा होगा कि अब वो सरेंडर कर दे कि खुमनाई मर गया है और उनको दिख रहा है कि आगे नहीं होने वाला। और अभी देश ईरान बटा हुआ है, 60-40 रेशो में है। 60% लोग अगेंस्ट है और 40% लोग ही उनके साथ होंगे। और सारे देशवासी यही चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे, मॉडर्नाइजेशन हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लोगों को फ्रीडम हो, लेडीज को फ्रीडम हो, को अपना पढ़ सके, खेल सके। पिछले 47 साल से ईरान की लेडीज, लड़कियों ने किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके रिस्ट्रिक्शन है, वो कपड़े नहीं पहने देते उनको। तो वो जनता के अंदर एक उनका अपने गला दबा के रखा हुआ है। सो वो उनका समर का बांध टूट गया है और अमेरिका यही कर रहा है। और उनको, अगर अमेरिका ने ईरान की जनता को इस युद्ध के बीच भी उनके मोबाइल में मैसेज भेज पा रहा है, इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस पूरा है। और खुमनाई की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या सैटेलाइट से नहीं पता चलता। उनके लोग, बीच के ईरान के लोग हैं, इंटेल क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक। रंजन महाजन जी, क्या कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति चेंज होने जा रही है? और दूसरे तरीके पर भी बात करें तो क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आप अगले 3 या 4 दिन में देखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बड़े स्पेसिफाइड एम्स, मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम के साथ ये कार्रवाई हुई है। और ये देखिए ना आप, जैसे हम बात कर रहे हैं, ईरान को कितना टाइम दिया गया, कितना बार उन्होंने मौका दिया, 2 महीने तक का विंडो दिया कि प्लीज़ नेगोशिएट कीजिए, बात कीजिए, इसको रुकिए। वो रोकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला इंस्पेक्शन करिए, पूरा मौका दिया गया। और ये कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटता गया। और दूसरा, जब उन्होंने देखा कि जब मिसाइल टेस्ट किए गए तो ये तो इन्होंने बजाय उसको कम करने के और बढ़ा दिया है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, इसकी जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल सही डायरेक्शन में है। एनीवे, कमिंग बैक कि मिडिल ईस्ट में कुछ बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो 40% इस पूरे ऑयल को, वर्ल्ड के ऑयल को कंट्रोल करता है, जो उसके थ्रू होकर निकलता है,
उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आज तो सैटरडे संडे है, मंडे को जब स्टॉक मार्केट आएगी तब लोग देखेंगे कि कैसे रेट जा रहे हैं। दूसरा, अगर आयतुल्लाह खुमैनी अगर ये अपनी डिक्टेट छोड़ गए हैं, कई अगर मैं शहीद हो जाता हूँ और हमारी स्थिति ऐसी आ जाती है और हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ता है, तो एक तो है नेवी से ब्लॉकेट करने, कभी भी रिमूव कर सकते हैं। अगर उन्होंने उसमें ऐसा कर दिया जो मायने फेंक दी, मायने कर दिया, तो उससे पूरी इंसानियत के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर वो बंद रहेगा उतना ही नुकसान होता रहेगा। जहाजों का आवागमन एकदम बंद। मौलाना साहब, Yes. मौलाना साहब, इसे दो देश को जोड़िए ना, इसमें क्यों इस्लाम, यहूदी और ईसाई वाला एंगल क्यों दिया जा रहा है? ये तो अपने अपने हिसाब से सब लोग देते हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमला बिल्कुल सही है, अटैक बिल्कुल सही है, और बहुत से लोग गलत भी कह रहे हैं। तो अपना अपना नजरिया है कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ रोड पे लिख दिया जाता है कि इस रोड पे मुसलमान नहीं चलेंगे, इसे लिख दो, और उसके बाद भी कह दिया जाता है ये भी सही है। हम लोग आरएसएस और बीजेपी में ही काम करते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने खड़े होकर मुझ जैसे मौलवी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम सन 47 से आज तक देखते चले आ रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर कहाँ है, समझे, और कौन क्या कर रहा है, कैसे करता है। तो आदमी पहले अपने गिरबान में मुंह डालकर नहीं देखता है, दूसरे के लिए कुछ भी कहता रहता है। तो ये जो तकलीफ आपको है, एक चीज मौलाना साहब मैं समझना चाहता हूँ। सुन लीजिए, सारे चैनलों पे बोलते हैं, कोई आगे नहीं बोल रहे हैं, और जमीन पे उतर के बोलते हैं। जंतर मंतर से लेके गलियों कूचों तक जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। ऑफिसों की लीडरशिप और ऑफिसों का रहनुमा नहीं हूं मैं, पूरी दुनिया जानती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये जो जिसके दिल में आ रहा है वो करता है, वो उसकी डिक्टेटरशिप। मौलाना साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ, जो मान लीजिए रह रहा है दुबई में, जो कतर में, ओमान में, बहरीन में, जो शिया रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही होगी इससे। पूरी दिक्कत होगी। जब बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश के मुसलमान जुल्म कर रहे थे हिंदू भाइयों के ऊपर, तो उस वक्त मुझे भी दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। अगर वो हिंदू मुसलमान का मैटर वो बना रहे थे तो मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए इंसानियत का था। मैं इंसानियत नवाज आदमी हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि रहबर मौजम की शान जो है वो इंसानियत नवाज थी। आपके आतंकवादी कह देने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान का कोई किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा है मौलाना साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ उस दर्द को। नहीं, सुनिए कि वो डिक्टेटरशिप थी, और ये थी डिक्टेटरशिप, सबकी होती है, सब चलाते हैं अपने तरीके से। पाकिस्तान अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को रोजाना आतंकवादी कहता है कि उन्होंने कत्ल कर दिया हिंदुस्तान में, तो क्या उनकी बात का मुंहतोड़ जवाब हम देने के लिए तैयार रहते हैं? क्या उनके कहने से ये आतंकवादी हो जाएंगे? तो हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो ईरान में कहा जा रहा है कि खामनेई के टाइम, एक बात सुनिए, खामनेई के टाइम जो परिस्थिति रही, वहां की जनता जो है वो चूंकि 60% जो है उनके खिलाफ, 40% है साथ में। ये नहीं 60% खिलाफ नहीं 60% खिलाफ नहीं है। आज जाके देख लीजिए पूरे ईरान के अंदर, जिसे देखना है जाके देख लीजिए, कोई सा नजर भी नहीं आया। 10-5 हजार आदमियों को जो रजा शाह पहलवी के मुरीद थे, जिनको इन्होंने भगाया नहीं, जिनको इन्होंने कत्ल नहीं किया, जिनको ईरान ने, रहबर मौजम ने मारा नहीं, वो चंद लोग जो है जो पर्दे के बारे में बोलते। आपने कभी सऊदी अरब के लिए कहा कि सऊदी अरब से पर्दा क्यों नहीं खत्म होता औरतों का? आपने दुबई के लिए क्यों नहीं कहा? आपने बहरीन कुवैत के लिए क्यों नहीं कहा? आपने जॉर्डन ओमान के लिए क्यों नहीं कहा? यमन के लिए क्यों नहीं कहा? असल में मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे होते नहीं है। चाहे जहां मुद्दा बना लीजिए, चाहे जहां मुद्दा ना बनाइए। खाली ईरानी में पर्दा होता है, थोड़े से आदमियों का पर्दा होता है। पूरी दुनिया में ईरान के शाह के आदमी नहीं। तो इस हमले के पीछे की वजह देखें, 2025 में भी, 2026 में, आप क्या वजह मानते हैं? ना आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ना वहां लोगों में नाराजगी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर की बात अभी तक कहां से दिखाई? नहीं, मैं कह रहा हूं ये दो बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इजराइल अमेरिका ने मिलकर एक साथ अटैक कर दिया? अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसान खड़े हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भारत खिलाफ हो गया है। कह दो पूरा भारत खिलाफ है। अगर अभी धरना प्रदर्शन, मेरा वो कहने का मतलब नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझे कि दोनों चीज नहीं है, तो फिर ऐसा क्या होगा कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक कर दिया? ईरान के ऊपर अटैक करना, अमेरिका पहले से ही जो बेस बनाए हुए है। आप इराक गए हैं? मैं तो नक्शे पे देखता हूं। गए हुए हैं, मैं जा चुका हूं इराक भी। वहां जो बेस बनाया है, तो वहां क्यों बेस बनाया इराक में अमेरिका का क्या मैटर? केवल बेस के लिए हमला कर दिया। हर मुल्क में उतरने के बाद नहीं, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, केवल बेस के लिए अटैक कर दिया।
खाली सुनाने के बाद जो है जो बातें की जाती हैं वो सुनी हुई रहती है। नहीं, मैं अपनी आपसे आंखों जानना से चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और इसराइल ने एक साथ बैठे? किस लिए बेस बनाए गए? हर जमाने में कि मैं बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं मारने के लिए जा रहा हूं, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, मैं टैक्स लगाने के लिए जा रहा हूं, मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं, मैं दो मुल्कों का समझौता करा दूंगा, मैं अभी भारत से लड़ लूंगा, मैं भारत के ऊपर टैक्स बढ़ा दूंगा। ये सारी बातें मुसलसल अमेरिका की रहती हैं। क्यों रहती हैं? कोई जीना नहीं चाहता, किसी को जीने नहीं दोगे, किसी मुल्क में अमन शांति नहीं रहेगा। ये सिर्फ दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो अमन और निर्भ जी, शांति का पैगाम असली देते हैं। वजह क्या है? मौलाना साहब को भी नहीं लगता कि ये दो वजह है? असली वजह क्या है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असली वजह ये है कि जब वो सारे में अपना आतंक मचा चुका और ईरान ने उसकी बैत नहीं की, पाकिस्तान उसके पाले में चला गया, अफगानिस्तान उसके पाले में चला गया, जिस तरीके से लड़ाया। कौन अब कौन क्या चला गया? ओमान चला गया, कतर चला, बहरीन, सब चले गए, केवल ईरान? ये सब लोग अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही थी तो पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बिठा के वो नाश्ते करा रहा था, जबकि बातें तो भूल कराया गए, नाश्ता, सारी बातें भूल गए। हाँ, कराया नहीं, कराया नाश्ता। हम लोग से क्या है? नाश्ता कराया अमेरिका। वो कभी ना मित्र रहा, ना कभी वो ढंग से मित्र रहा, ना कभी शत्रु रहा। ये सब जानते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए वो सब जानते हैं। मैं तो सब जानते हैं उसको। पूरी दुनिया सुन रही है इन बातों को। सुबह और शाम जो है ना आतंकवादियों का यही मिजाज रहता है। भारत का कभी ये मिजाज नहीं रहा। हम भारत के अंदर रचे बसे हैं, हम जानते हैं कि अमन शांति क्या होती है। तो आतंकवादी कौन है? पाकिस्तानी आतंकवादी हैं? आप मानते हैं उन्हें? मैं मानता हूं पाकिस्तान में आतंकवादी हैं। अच्छी बात है। देखिए नीरज कुमार जी, नहीं बोलिए जिस मुल्क के लिए कहेंगे। मैं ईरान में भी आतंकवादी मानता हूं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी हर जगह होते हैं। कहो तो सही कि आतंकवादी हिंदुस्तान में आतंकवादी नहीं होते जो मारे जाते हैं? कहाँ होते हैं? अभी जो लाल किले के ऊपर जो क्या क्या बम ब्लास्ट करने के लिए आए थे वो आतंकवादी नहीं थे? बात तो सही कह रहे हैं आप नीरज कुमार जी। मुल्क और चीज है, आतंकवाद और चीज है। मुल्कों में आतंकवाद फैलाया जाता है, धर्म में आतंकवाद फैलाया जाता है, हुकूमतों में मैं वजह जानना चाह रहा था नीरज कुमार जी, वजह जानना चाह रहा था क्योंकि मौलाना साहब को ये दोनों चीजें वाजिब नहीं लगी। नहीं, मुझे आपका प्रश्न नहीं सुना, क्या रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मौलाना जी को दोनों वाजिब चीजें कि वहां देखिए वहां की जनता परेशान थी, 60% लोग खामने के खिलाफ थे, और दूसरी ओर न्यूक्लियर वाली बात है। ये दोनों बात को वो कह रहे हैं कि ये झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल दादागिरी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। देखिए, मैं मौलाना जी के बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि ईरान, सारी दुनिया जानती है, बहुत सारा एविडेंस है कि ईरान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता रहा, सपोर्ट करता रहा है। उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अगेंस्ट भी काम किया हुआ है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट किया हुआ है। एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला देश है, ये पूरी दुनिया से जानती है। एक बात। दूसरी बात, अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था तो उस प्रॉब्लम क्या थी मानने के लिए कि अगर वो नहीं तैयारी कर रहा था, एनरिचमेंट नहीं कर रहा था, तो अमेरिका तो कह रहा था ये एग्री कर दो, तो फिर एग्रीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम थी? अगर कहता ठीक है मैं मान जाता हूँ, यही तो मैं नहीं मानूंगा। ये गलत बात है। ये उनके पास अनफ एविडेंस था रिकॉर्ड पे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था और 90% तक पहुंच गया था और जल्दी ही तैयारी कर सकता था। इसलिए, और उसके पास ईरान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाले देश के पास न्यूक्लियर बम होना पूरे साउथ मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक है और बाकी देशों के लिए भी खतरनाक है। माने ना माने, एक छोटा सा कमेंट आपसे रंजन जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं ईरान, इसमें आई थिंक हिंदुस्तान को लाने की जरूरत नहीं है एट द मोमेंट। नहीं, प्रदर्शन हो रहे हैं ना, यहाँ भी तो हो रहे हैं ना प्रॉक्सीज प्रदर्शन। हैं जिसको टेररिस्ट बोलते हैं, हुतीज ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्ला, इनको वो बहुत डीपली सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि नहीं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है। दूसरा, न्यूक्लियर के बिल्कुल क्लियर एविडेंस आ गए थे। इस मिडिल ईस्ट में किसी के भी हक में नहीं है कि एक और न्यूक्लियर स्टेट पैदा हो, जिससे कि, और वो भी ऐसी स्टेट जहाँ पे मैं रेडिकलाइजेशन नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इरेशनलिटी कुछ ज़्यादा है। तो उसके लिए तो वैसे तो पाकिस्तान भी है, देखिए पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और जो आप बताना चाह रहे हैं कि किसको सपोर्ट किया जाता है, तो ईरान से फिर क्यों दिक्कत हो गई? कौन नहीं जानता कौन मारा गया था वहां? सबसे बड़ा अपराधी अमेरिका का वही मारा गया था, कौन नहीं जानता था? बात बोलूं मैं? बोल लीजिए नीरज जी, आप ही बता दीजिए।
पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है ही नहीं है। ये बेशक लोग कह दें, जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो अमेरिका की है, पाकिस्तान के नहीं है। ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक के बाद पता चल गया था। जब अटैक हुआ था तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो यूएस का ये, तो क्या वो टेररिस्ट जो संगठन है उनको नहीं दे पाएगा क्या? कंट्रोल ही नहीं उसके पास, नहीं है, वो अंदर जा ही नहीं सकता। आसिम मुनीर तो अंदर घुस ही नहीं पाया था, इसलिए तो रोता रोता अमेरिका को फोन किया उसने। ठीक है, मैं समझ गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।